कई दफ़ा आपने देखा होगा कि एक ज़रा सी बात इतनी ज़्यादा परेशानी या आपसी बहस ना इत्तफ़ाक़ी की वजह बनती है कि बरसा बरस का रिलेशनशिप और ताल्लुक़ ख़त्म हो जाता है। ये हम मैरिजेस में भी देखते हैं, ये हम अपने ख़ानदानों में भी देखते हैं कि साला साल की दोस्ती, रिश्तेदारी और ताल्लुक़ को एक ज़रा सी बात और उसकी बदमज़गी तकरीबन ख़त्म कर देती है। ऐसी सिचुएशंस क्यों होती हैं? क्या कोई शख्स अना परस्ती में मुब्तला हो जाता है या वाकई उसकी इज़्ज़त नफ्स मजरूह होती है? ये बड़े इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। अगर आप देखें, बार बार हमारा दीन भी हमें यही सलाह देता है कि आपसे जो रिश्ते अल्लाह ताला ने आपको अता किए हैं, जो ख़ानदानी रिश्ते आपके साथ मौजूद हैं, उनको जोड़ कर रखा जाए। यहाँ तक आपसे कहा गया है कि किसी को अगर आप अच्छा मशवरा देते हैं, मुस्कुरा कर बात करते हैं, खैर खैरियत उनकी पूछते हैं या फिर उनकी कोई माली इमदाद करते, सबसे पहला हक भी उन्हीं का है और आपके माल में से भी बेहतरीन तरीका इसको सर्व करने का यही है। लेकिन दौरे हाज़िर में हमने देखा कि साला साल गुजर जाते हैं, हम अपने रिश्तेदारों से अगर किसी बात पे नाराज़गी होती है तो उनको पलट कर नहीं देखते। यही वजह है कि अज़दवाजी ताल्लुक़ आजकल कमज़ोर पड़ता चला जा रहा है। जब बहन भाई कमाने के काबिल हो जाते हैं, अपनी अपनी घर गृहस्थी बना लेते हैं, उसके बाद देखा यह गया है कि उनके लिए एक छत के नीचे रहना या ईद त्यौहार पे, इंपॉर्टेंट ओकेजन्स पे साथ मिलकर बैठना बग़ैर झगड़े तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। इस नाइत्तफ़ाक़ी की वजह क्या है? आर दीज़ कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स और आर दीज़ पर्सनालिटी इश्यूज़? क्या ये बरसा बरस का गुस्सा है जो एकदम फिर निकल पड़ता है? यानी आपने बहुत सालों बर्दाश्त की किसी की कोई भी ज़्यादती और फिर आपकी बस हो गई और आपने कहा नहीं, नो मोर। What exactly is happening over here? Let's try and understand that. हमारे साथ आज मौजूद हैं लाहौर से, हमारे साथ हैं जी अलिशबा तैयब जो कि फ़ाउंडर हैं, CEO हैं ग्रीन HRS की। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मौजूदगी का। इसके अलावा कराची में हमारे साथ मौजूद है नादिया नदीम जो कि एक सर्टिफाइड माइंड पावर स्पेशलिस्ट हैं। आप दोनों के आने का बहुत शुक्रिया। नादिया, अगर गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करूँ, ज़रा सी बात पे इतना भड़क जाना और जिसको हम कहते हैं ना कि मोमेंट्री आपकी जजमेंट हो जाती है। कई हमारी टाइप बी पर्सनालिटीज़ ऐसी हैं जिनको फ़र्क नहीं पड़ता कि आप साला साल उनके साथ कितना अच्छा बिहेव करते रहे हैं, आपने उनके लिए क्या कुछ किया है। एक ज़रा सी चीज़ जो उनको ऑफेंड कर जाए, आपकी तमाम मेहनत पर, आपके सालों के ताल्लुक़ पे पानी फेर सकती है। ये इन बेचारों के कंट्रोल के बियॉन्ड की चीज़ है। इनके जहन में क्या चल रहा होता है, इनकी नफ्सियात क्या है? जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है, कोई भी रिलेशन हो, सबसे पहले तो हम ख़ुद से सोच के फ़ैसला करके रिलेशंस में और बैठ जाते हैं खामोश। हम ये नहीं सोचते कि चीज़ को डिस्कस करें। सबसे पहले एक चीज़ हज़रत अली का कॉल है कि जब तुम गुस्से में हो तो उस वक्त कोई फ़ैसला मत करो। बिल्कुल। और ऑब्वियसली रिलेशंस के, आपके कोई भी रिलेशन हो, आपके ख़ानदानी रिलेशन हो, मियाँ बीवी के रिलेशन हो, कुछ भी हो, तो जब आप गुस्से में हो तो उस वक्त कोई फ़ैसला ना करें, क्योंकि जज्बात में आके इंसान हमेशा गलत फ़ैसला करता है। बिल्कुल सही। और सबसे ज़्यादा रिलेशन या इन चीज़ों में सबसे अहम चीज़ जो होती है वो खामोशी होती है, साइलेंस। जब आप खामोश बैठ के खुद फैसला करते हैं, मिसकम्युनिकेशन होती है। आप आगे बढ़ के, कोई भी रिश्ते बहुत अहम होते हैं, लोगों को ये अंदाज़ा नहीं होता, लेकिन जब सालों के बाद अंदाज़ा होता है तो उस वक्त बहुत देर हो चुकी होती है, चीज़ें बहुत हद तक बिगड़ चुकी होती हैं। बिल्कुल सही। लेकिन अगर इसी चीज़ को अलिशबा आपके पास लेके जाऊँ, मैं पर्टिकुलरली बात करना चाहूँगी नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटीज़ की, क्योंकि वहाँ तो आप जितनी कोशिश भी कर लें, आप चाहे कम्युनिकेट कर लें, चाहे उनके साथ अच्छा रवैया रख लें, क्योंकि ये ख़ास पर्सनालिटी टाइप होती है, ये आपकी इन तमाम चीज़ों को, एक तो नंबर वन इंटाइटलमेंट इतनी ज़्यादा होती है कि अपना हक समझती है। अगर आप उनको इज़्ज़त दे रहे हैं तो वो कभी आपकी अच्छाई नहीं गर्दानी जाएगी, वो हमेशा समझा जाएगा कि मैं तो ये डिज़र्व करता हूँ। और किसी भी बात पे, जैसे हम अक्सर हंसी मजाक में कहते हैं ना कि एक शादी में एक खाला या एक कोई रिश्तेदार ऐसा होता है जो किसी बात पे नाखुश हो जाता है कि उसको प्रोटोकॉल नहीं दिया गया, तो ये आपके अपने जहन की इख्तरा है कि किसी भी सिचुएशन को आप अपने ख़िलाफ़ समझ लें और पर्सनलाइज ले लें कि ये जो जी एक मेरे पे पर्सनल अटैक था, और उसके ऊपर एक अपना मुंह बना के बैठ जाएं। ऐसे लोगों के साथ कैसा रवैया होना चाहिए हमारा? अच्छा देखिए सिद्रा, आई थिंक ये अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। हमारी सोसाइटी में ना पहले एक ये जो साइकोलॉजिकल लोगों का माइंडसेट है उसको समझने की ज़्यादा हम लोग कोशिश नहीं करते हैं। आई थिंक यू आर वन ऑफ दोज पीपल जो मेंटल हेल्थ के ऊपर भी बात करती हैं। आई एम वेरी प्राउड ऑफ़ यू फॉर दैट, क्योंकि हमारी सोसाइटी में बहुत कम लोग ये चीज़ पहले समझते हैं कि लोगों की पर्सनैलिटी ऐसी है क्यों। हम डायरेक्ट किसी को ब्लेम करने से पहले अगर ये समझना शुरू कर दें कि वो इस तरह बिहेव क्यों कर रहे हैं, तो आई थिंक हम लोग बहुत से आर्ग्यूमेंट से और बहुत सी गलतियों से बच सकते हैं। बिल्कुल।
बट आपकी बात ठीक है, कुछ लोगों की वाकई ऐसी पर्सनैलिटीज़ होती हैं जिनका आप जितना मर्ज़ी अच्छा कर लें और उनको वो कभी भी वो ग्रेटिट्यूड नहीं फील होगा या वो अप्रिशिएट नहीं करेंगे आपको। तो कॉर्पोरेट के अंदर भी ऐसे लोगों को डील करना बहुत मुश्किल है, एंड जिनकी नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटीज़ होती हैं। आई थिंक ऐसे लोगों को आप एक हद तक समझ सकते हैं, उनकी साइकोलॉजी समझनी चाहिए कि वेयर दे आर कमिंग फ्रॉम। कुछ लोगों के कुछ इकनॉमिक, कुछ कल्चरल, कुछ फाइनेंशियल इश्यूज इस तरह के होते हैं कि उनकी पर्सनैलिटीज़ ऐसी बिल्ड हो चुकी होती हैं। तो आई थिंक उसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। हमारी सोसाइटी में आजकल अंडरस्टैंडिंग बहुत कम होती जा रही है। बिल्कुल। अच्छा, मेरे ख्याल में मुझे ये भी लगता है अलिशबा कि हमें लोगों को ये भी कहना चाहिए कि कहीं ना कहीं आप अपनी रिलेशनशिप्स में एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करें। अक्सर ये चीज़ें आपको तब प्रॉब्लम देती हैं जब आप किसी के लिए हद से ज़्यादा कर रहे होते हैं। अक्सर आप देखेंगे कि ऐसे लोग जो बात बात पे ऑफेंडेड फील करते हैं, जिनको आपकी ज़रा सी भी बात पे उनको आग बगूला हो जाते हैं या उनको लगता है कि उनकी बड़ी हद तक इज़्ज़त की गई है, ये कभी भी सेम रूल बुक से प्ले नहीं करते। मिसाल के तौर पे वो चाहेंगे कि आप 4 लोगों के बीच में उनको कॉम्प्लीमेंट दें, उनकी तारीफ़ करें, लेकिन ये ख़ुद आपकी तारीफ़ कभी नहीं करेंगे। जिस रवैये से ये नाराज़ हो रहे हैं, अक्सर ऐसा रवैया ये ख़ुद भी अपनाते होंगे। यानी मिसाल के तौर पे अगर ये कह रहे हैं कि जी आपने मुझे फ़लानी जगह फ़लाने ओकेजन पे इग्नोर किया, तो कई ऐसी सिचुएशंस गुजरी होंगी जहाँ ये आपको बग़ैर किसी गिल्ट के इग्नोर करते हुए आगे चले गए होंगे। सो आई वॉन्ट टू ब्रिंग दैट इन टू क्वेश्चन एज़ वेल। नादिया, ये तमाम चीज़ें जब कोई आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हो और अपने गुस्से का इजहार कर रहा हो कि तुमने मुझे ऑफेंड किया है, और अगर आप पुरानी बातें लेके आएँ और आप कहें कि यार आपने भी तो ये सब कुछ पहले रवैया मेरे साथ इख्तियार किया, मैंने बर्दाश्त किया, मैंने कभी इस बारे में कंप्लेन नहीं की, तो आपको उस वक्त पेटी फील कराया जाता है, जैसे आप कोई बहुत ही छोटी बात को लेकर आके ना खामखा उस बात का बतंगड़ बना रहे हैं। इन सिचुएशंस को हैंडल कैसे करें? जैसे अलिशबा ने कहा, बिल्कुल सही कहा कि ऐसे रिलेशंस में ना सबसे पहले ये देखना चाहिए कि उस शख्स का जो आपसे शिकायत कर रहा है उसका भी कोई बैकग्राउंड, उसकी कोई एंजाइटी, कोई डिप्रेशन, उसके बैकग्राउंड में भी यकीनन कोई ऐसी चीज़ होगी, या वही जैसे आपने कहा कि उसकी भी शायद किसी और रिलेशन से लेके बस हो चुकी होगी जो वो गुस्सा आपके ऊपर निकल रहा है। वो जो समटाइम्स होता है ना कि वो कहीं की बात कहीं होती है, लेकिन क्योंकि उस जगह बहुत दफ़ा हम खामोश हो जाते हैं कि नहीं बोल पाते, या बाद में हमें ख्याल आता है और वो फिर चीज़ें दूसरों के ऊपर निकल जाती हैं। लेकिन नादिया, इसका तो मतलब है कि ऐसे लोग, बेशक उनका कोई भी बैकग्राउंड हो, देखिए हमारी हीलिंग या अपने एटीट्यूड को, अपनी तकलीफ़ को हील करना हमारी अपनी ज़िम्मेदारी है। अगर उस तकलीफ़ की वजह से या हमारे ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस की वजह से हमारे करीबी लोगों की ज़िंदगी हम मुश्किल बना रहे हैं, चाहे वो आपका पार्टनर हो, आपके बच्चे हों, आपके वालिदैन हो, आपके बहन भाई हों, तो इसका तो मतलब है कि हम ब्लेम गेम, यानी हम ज़्यादती कर रहे हैं ना अगले के साथ। तो बिल्कुल आपकी बात सही है। सबसे पहले हमें ज़रूरी होगा ये समझना कि रिश्तों की क्या अहमियत है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम बहुत हद तक इस्लाम से, अल्लाह के अहकामात से दूर हो गए, क्योंकि हर जगह कुरान में रिश्तों की अहमियत के लिए कितना कहा गया है, कितने अक़वाल है, कि हम रिश्तों को भूल गए, हम सिर्फ अपनी अना के लिए जी रहे होते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ना हम एक रेस में हैं और ये ज़िंदगी इतनी मटीरियलिस्टिक हो चुकी है नादिया कि हमें लगता है कि जो है अभी है, मेरी परफॉर्मेंस मैटर करती है, मेरा पे चेक मैटर करता है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूँ, उसके साथ ही मैं ब्रेक पे चलूँगी, लेकिन वापस आके अलिशबा से ज़रूर इस पर कॉमेंट चाहूँगी। यानी आफ्टर सो मेनी ईयर्स ऑफ हैविंग एन एक्सपीरियंस एंड होस्टिंग, कई दफ़ा मेरी भी मुलाकात किसी ऐसे मुश्किल क्लाइंट से हो जाती है जिसका अगर कॉर्पोरेट इवेंट है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझे ऐसे ब्रीफिंग दे रहे होंगे जैसे ये मेरा पहला इवेंट है, और वो बार बार इसरार कर रहे होंगे और वो किसी भी तरह से मुझे लगता है सेटिस्फाइड नहीं हो रहे होते। उस वक्त अगर आप लॉजिक में या अपनी अना से मैं कहूँ ना कि भाई मैंने तो ये बहुत किया हुआ है, मेरा बहुत तजुर्बा है, आप मुझे इस तरह नहीं कह सकते, तो खामखा लड़ाई बढ़ती है। कल मैं और मेरी असिस्टेंट ऐसे ही एक इवेंट पे मौजूद थे और मुझे वहाँ पे महसूस हो रहा था कि ऑब्वियसली जो टीम थी वो बहुत टेंस थी, वो बार बार आके वही बात रिपीट कर रहे थे और जो कि बहुत टैक्सिंग हो रहा था हमारे लिए। एंड आई कुड विजिबली सी कि मेरी जो असिस्टेंट है, शी वॉज गेटिंग वेरी वेरी एजिटेटेड, और उसने बाद में कहा भी कि सिद्रा, मैंने इनको बहुत कंट्रोल करने की कोशिश की है, मैं इनको बहुत समझा भी रही हूँ, लेकिन आई थिंक दिस इज़ टू मच। और मैं उसको ये बता रही थी कि देखो,
किसी भी इंसान का, जो भी नादिया कह रही थी कि उसका भी बैकग्राउंड समझे, हो सकता है उनके ऊपर बहुत प्रेशर हो, उनके बॉस बहुत सख्त हों, उनके स्टेक्स बहुत हाई हों, या माजी में कोई ऐसी गलती हो गई हो जो वो अब अनडू करने की कोशिश कर रहे हैं या अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हर दफ़ा करना मुमकिन नहीं होता, लेकिन अगर हम ये थोड़ी सी माइंडफुलनेस ले आएँ तो आपके ताल्लुकात ख़राब नहीं होंगे। यानी इवेंट तो हमने फिर भी करना था, अगर मैं उस बात पर गुस्से में आ जाती तो शायद हमारा ताल्लुक़ ख़राब हो जाता। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना प्रोफेशनल बिहेवियर, ख़ास तौर पे अगर आप सर्विसेज फील्ड में हैं तो उसको बेहतरीन रखें, अपना थोड़ा सा सब्र का जो पैमाना है ना उसको ज़रा बड़ा कर लें ताकि आप इस तरह की सिचुएशन से हैंडल कर सकें। अच्छा, आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है और उसको दूसरे ज़ाविये से भी देखते हैं। अभी तक तो हमने कहा कि हमारी बेबाकी, हमारा इर्रेशनल रिस्पॉन्स या एकदम से रिएक्ट करना कई रिश्तों को, ताल्लुक़ को ख़त्म कर देता है जो अहम होते हैं। लेकिन इसकी दूसरा रुख जो तस्वीर का है वो ये भी है कि कई दफ़ा हम एक बड़ी नेगेटिव सीख लोगों को दे रहे होते हैं कि हर हाल में ताल्लुक़ बचाना है। एंड आई एम सॉरी टू से, मैं यहाँ पे थोड़ा सा जनरलाइज़ करूँगी, ये ज़्यादातर बोझ ख़वातीन के ऊपर होता है कि चाहे कुछ भी हो, आपने घर गृहस्थी बचानी है, अंदर माहौल जितना भी टॉक्सिक हो, बाहर आपने एक हैप्पी फैमिली का तासुर देना है। तो कई दफ़ा मुझे लगता है कि कुछ ताल्लुक़ इतने हैवी हो जाते हैं कि उनका टूट जाना, उनका ख़त्म हो जाना ही अहम होता है। ये सवाल से हम शुरुआत करते हैं। जैसे मैंने कहा था, अलिशबा हमारे साथ हैं। अलिशबा, क्या कहेंगी कि समटाइम्स व्हेन द सिचुएशन इज़ टू टॉक्सिक और आपकी तमाम तर कोशिशों, बर्दाश्त और माइंडफुलनेस के बावजूद वो बेहतर नहीं हो रहा, तो क्या ऐसे ताल्लुक़ को ख़त्म हो जाना चाहिए? बिल्कुल सिद्रा, आई थिंक मैं आपसे बिल्कुल एग्री करती हूँ इस बात पे कि ख़वातीन के लिए ये चीज़ ज़्यादा मुश्किल है, चाहे वो उनके हाउस होल्ड हो, पर्सनल लाइफ हो या उनकी कॉर्पोरेट लाइफ हो। ख़वातीन जो हैं वो ज़्यादा हमेशा प्रेशर बर्दाश्त करने की कोशिश करती हैं। बट आई थिंक कि आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ, साइकोलॉजिकल हेल्थ, इन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर एक चीज़ आपको ज़रूरत से ज़्यादा बर्डन कर रही है और आपके अपना हेल्थ उसके ऊपर एक स्टेक पे आ रही है, तो आई थिंक बहुत ज़रूरी है ख़वातीन। अच्छा, इसमें एक और चीज़, हमने जहाँ पे जेंडर्स की बात की अलिशबा, मेरे ख़्याल में यहाँ पे जनरेशन्स को लाना भी बहुत अहम है। कई दफ़ा आप उसूली तौर पे सही क्यों ना हो, हमारा माशरा आपको ये सीख देता है कि यार ताल्लुक़ बचाना है, बड़े बुज़ुर्ग हैं, कोई बात नहीं, झुक जाओ, कोई बात नहीं, जाने दो इस बात को। और ये एक बहुत बड़ा ग्रीवियंस आपके दिल में बन जाता है। अब इसकी मिसाल सास बहू भी है, ससुराल और आप भी हैं। कई दफ़ा आपको लगेगा कि यार उसूली तौर पे मैं सही हूँ, मैंने कुछ ऑफेंड नहीं किया, मैंने कुछ गलत नहीं कहा, लेकिन आपको मजबूर किया जाएगा, यार कोई बात नहीं, तुम छोटी हो, माफ़ी मांग लो। ऐसी सिचुएशंस में क्या करना चाहिए? जी अलिशबा। देखिए, वैसे मैं सिद्रा मैं ये कहूँगी कि कुछ सिचुएशंस में तो इंसान को अपने आप को पहले सोचना ज़रूर चाहिए। अगर आप, हमारे कुछ रिश्ते इस तरह के हैं कि वाकई ही फॉरगिवनेस इज़ बेटर। देखिए, आपके लिए भी अच्छा है, यू आर अ गुड पर्सन इफ़ यू फॉरगिव। सेकंड चांसेस बड़े इंपॉर्टेंट है। अगर सोसाइटी में हम सेकंड चांसेस को भूल जाएंगे ना, तो सोसाइटी बड़ी बुरी तरफ निकल जाएगी। सही। सो एक दो दफ़ा ये चीज़ सोचनी चाहिए, बट हाँ, बार बार एक इंसान से नुकसान उठाना इंसान के लिए खुद बेवकूफ़ी है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। यही सवाल नादिया आपके पास लेके आऊँगी, फिर डॉक्टर वजाहत भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी नादिया, अगर बार बार एक ही पैटर्न हो, जैसे कहते हैं ना, कोई एक शख्स है जो बार बार नाराज़ हो जाता है, जिसकी कई दफ़ा पूरा ख़ानदान मिलकर उनको सुलझाता है, लेकिन वो किसी ना किसी इशू को बनाकर अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बना लेते हैं, क्या करना चाहिए ऐसे लोग? आपको हर वक्त उसकी 1.5 इंच की मस्जिद का ख्याल बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी सोसाइटी में बहुत बड़ा एक रीज़न एंजाइटी, डिप्रेशन का ये भी है कि हम जो, या हमें सिखाया जाता है कि बर्दाश्त करो, सब्र करो। बहुत दफ़ा वो सब्र जो है ना, आपकी बहुत सारी बीमारियों का रीज़न भी बन जाता है। बिल्कुल। और ये जो ख़ास तौर पे बात हमने की कि एक सिंगल मिस्टेक, एक सिंगल आर्ग्यूमेंट, ये हमने कई पुराने ज़माने की ना 1980 और 1990 की दिहाई में मूवीज़ ऐसे बनती थी कि ज़रा सी बात हुई, किसी ने आपस में ताल्लुक़ ख़त्म कर दिया, हीरो हीरोइन के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स ही ऐसे होती थी, चाहे वो हस्बैंड एंड वाइफ है, उनकी तलाक तक नौबत आ जाती थी। और फिर हम 3 घंटे का एक सागा देखते थे जिसके अंदर वो मिसअंडरस्टैंडिंग वो दूर ही नहीं हो रही होती थी, और बीच में पता चलता था विलन ने भी कुछ उसमें चालें चली हुई हैं जिसकी वजह से वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है। आप क्या कहेंगे वजाहत कि कुछ रिश्तों की वाकई एक्सपायरी डेट होती है, कुछ ताल्लुक़ एक सीज़न के लिए होते हैं, एक रीज़न के लिए होते हैं, और फिर खुश उसलूबी से कतई ताल्लुक़ हो जाना चाहिए? अगर आप किसी दोस्ती को उसकी एक्सपायरी डेट का फार्मूला अगर आप अपनी बेगम के लिए रख दें या हस्बैंड के लिए रख दें,
या अपने माँ बाप के लिए रख दें तो डेफिनेटली वो फार्मूला वहाँ पे तो नहीं काम आएगा, क्योंकि आप ये तो नहीं कह सकते कि मेरी बीवी की या मेरे शौहर की या मेरे माँ बाप की एक एक्सपायरी डेट है रिलेशनशिप की, अब हम इससे नहीं चल सकते। वहाँ पे तो खट्टा मीठा जो रिश्ता है वो चलता रहता है। अगर आप आते और जाते रिश्ते की बात करते हैं, जिस तरह हमारी दोस्ती आ रही है, कोलीग्स हैं, तो आप उनके लिए ज़्यादा एफ़र्ट करने की ज़रूरत नहीं है जब तक आपको ये ना लगे कि दूसरा भी एफ़र्ट नहीं कर रहा। तो अगर सामने वाला तवाज़ुन होना चाहिए, तवाज़ुन होना बेहद ज़रूरी है। दोस्ती का पहला जो मेरे ख्याल से जो जुज़ है वो यही है कि अगर सामने वाला 40% 30% भी हाथ बढ़ाता है तो आप 60-40-70% हाथ बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर आपका रिश्तों में ये चीज़ है, जैसे आपकी शादी हो गई और आपको लगता है कि मामला ख़राब है, तो आप एक भरपूर एफ़र्ट ज़रूर करें, क्योंकि अगर यही फार्मूला आप वहाँ पे किसी की सुनी सुनाई बातों पे अमल करेंगे तो आप बहुत जल्दी अपने आप को उससे आइसोलेट कर लेंगे, जो कि माशरे में हो रहा है। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की तरफ मैं लेके जाऊँगी, जो आपका कमेंट है ना, और मेरे ख्याल में एक ब्रेक की तरफ भी हमें बढ़ना है, कि ये जो पायदार रिश्ते हैं, जो खूनी रिश्ते हैं, जिनके साथ अल्लाह ताला ने आपको इस दुनिया में भेजा है, इसके बारे में कहा जाता है कि इसमें अगर आपकी नाइत्तफाकी भी हो, आपका आर्ग्यूमेंट भी हो, कोई आपका इख्तिलाफ राय हो, तो आप बिला झिझक अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें। इट इज़ वेरी हेल्दी कि आपके हस्बैंड के साथ, अपनी बहन के साथ, अपने वालदा के साथ तमीज़ के दायरे में, अखलाकियात में रहते हुए आर्ग्यूमेंट हो, क्योंकि आर्ग्यूमेंट हेल्दी है। और आपका इख्तिलाफ राय हो सकता है, उसूली इख्तिलाफ राय हो सकता है, लेकिन उस बात को मुद्दा बनाकर ताल्लुक़ या रिश्ता ख़त्म हो जाए, ये तलवार, ये डर आपके सर पे नहीं होना चाहिए कि भाई मैंने अपने मियाँ को ये कह दिया तो वो मुझे कल को तलाक ही दे देगा, या मेरी बीवी को ये कहा तो वो तो रूठ के मैके चली जाएगी। ये खौफ आपको अंदर ही अंदर खा जाएगा। एक कॉलर है हमारे साथ, क्विकली उनकी बात सुनते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, सिदरा मलिक राशिद बोल रहा हूँ, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। राशिद साहब, कोई ऐसी दोस्ती, कोई ऐसा ताल्लुक जो किसी छोटी सी बात पे ख़त्म हुआ हो, जो आपको आज भी रिग्रेट आपकी ज़िंदगी में लेके आता है, ऐसा है कोई? बिल्कुल होता है। और लेकिन फिर उसका जो, अगर वो रिश्ता, वो लोग या वो रिलेशन आपका है तो उसे रिन्यू कर लेना चाहिए। ये जो रिलेशन है ना, ये भी हमारे अच्छे मोबाइल चार्जेस की तरह है कि मोबाइल की बैटरी खत्म होगी, इसे चार्ज करें, दोबारा से फुल हो जाएगी बैटरी। ये चार्जेबल रिलेशंस होते हैं, इन्हें चार्ज करते रहना चाहिए, खत्म नहीं करना चाहिए, डेड नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला रिश्ते बनाए किस लिए हैं? आप सर्वाइव ही नहीं कर सकते इनके बगैर, इनको साथ लेकर चलना चाहिए एट एनी कॉस्ट। इसके अलावा कोई, हाँ, अच्छे रिलेशन है उनको आप पालते रहे, जहाँ से आपको अच्छा फीडबैक मिलता हो उनको पालते रहे। जो लोग अगर आपसे थोड़ा अवॉइड करते हैं वो थोड़ा कम करते हैं। अच्छा, पता नहीं क्यों राशिद साहब, जब आपने ये बात कही ना, मेरे जहन में जो विजुअलाइजेशन आ रही है, इट्स लाइक कि आप एक पौधे को खाद, पानी, अच्छा एनवायरनमेंट दें, उसमें पानी डालें तो वो फलेगा, फूलेगा और आपको फल भी देगा, आपको हो सकता है वो एक सायादार दरख्त बन जाए। लेकिन किसी ने क्या खूब कहा है कि मसनूई जो प्लांट्स होते हैं ना, जो प्लास्टिक के फ्लावर्स हैं, उसमें आप जितना भी पानी डाल लें, उसमें से ना आपको खुशबू आएगी, ना आपको कोई फल मिलेगा। तो ये तयन करना बहुत ज़रूरी है कि पौधा असली है या नकली है ना भाई? बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर दैट कॉल। एक छोटा सा ब्रेक, वापस आएंगे और ये बात करेंगे कि जिन ताल्लुक़ को बचाने के लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, आर दे एडिंग वैल्यू टू योर लाइफ? क्या आप वाकई समझते हैं कि वो ज़िंदगी भर आपके साथ चलने वाले हैं या नहीं? ये बहुत बड़ा सवाल है। वजाहत, ये तयन कैसे करें? मेरे साथ रिसेंटली एक ऐसा वाक़या हुआ है जो कि मेरी एक बड़ी अच्छी दोस्त थी, 3-4 साल पुरानी, जिस पर हमने बड़ी एफ़र्ट की, आपस में बड़ी अच्छी दोस्ती थी, और इस बात पे हमारा ताल्लुक़ ख़त्म हुआ कि मैं लेट पहुंचा किसी जगह पे, और वहाँ से मुझे बड़ी हैरत हुई कि, और मेंटल स्टेटस का भी पता चला कि इतनी छोटी बात पे कोई बंदा लड़ सकता है। तो मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस भी है और किताबी नॉलेज भी है, तो मैं यही बोलूँगा कि ये छोटी छोटी बातों के ऊपर अगर सामने वाला शख्स आपसे ताल्लुकात ख़त्म करने पे आ जाता है, तो मुझे लगता है कि उसकी अपनी मेंटल स्टेट का भी मसला है, उसकी अपनी ज़ात के भी इशूज़ हैं। अब बाज़ औक़ात हम ऐसे इंसान के साथ, साइकोटिक आदमी के साथ, या रवैया उसके ऐसे होते हैं कि आप उस पर बिला वजह एफर्ट कर रहे होते हैं, आप बहुत एफर्ट कर रहे होते हैं अपनी तरफ से, लेकिन सामने वाले को समझ कुछ नहीं आता। देखिए, अगेन मुझे ऐसा लगता है वजाहत कहीं ना कहीं तो हमारी अपनी पर्सनालिटी भी है ना। सम पीपल आर जैसे एम्पैथ्स होते हैं, या इफ़ दे आर लविंग पीपल, या आपके लिए वो शख्स, वो ताल्लुक़, वो फीलिंग जो उसके साथ आपको है वो बहुत अहम है, वो दोस्ती, वो नाता बहुत अहम है, तो आप एफ़र्ट करते हैं। लेकिन आई थिंक इसका क्राइटेरिया ये हो सकता है कि जब वो चीज़ आपको ड्रेन करने लगे, जब आपको लगे कि वही जैसे आपने शुरू में कहा, तवाज़ुन नहीं है, मैं ज़्यादा कर रहा हूँ, अगला बंदा उसको ना अप्रीशिएट कर रहा है, ना दे आर मीटिंग मी हाफ वे। अच्छा जी, अभी तक हमने बात की कि कौन से ताल्लुक़ को बचाने के लिए एफ़र्ट करनी चाहिए। यकीनन अल्लाह ताला, दीन, माशरा, हम सब
सबको कहता है कि हम माशरती इंसान हैं, हमें लोगों को साथ लेके चलना है। कई लोगों का जहन, कई लोगों का तरीक़ेकार, उनका आउटलुक आपसे मुख्तलिफ होगा और आपने एक कहना चाहिए कि एक अच्छा बॉन्ड, एक हेल्दी बॉन्ड उनके साथ क्रिएट करना है। अभी तक की गुफ्तगू में हमने ये बात भी की कि कुछ ताल्लुक़ अगर हैवी होने लगें या आपके साथ ज़्यादती करने लगें तो आपकी इमोशनल वेलबींग, अपना ख्याल रखना भी आपके लिए एक तरजीह होनी चाहिए और यकीनन ऐसे ताल्लुक़ जो बोझ बन जाएँ उनको आपको पीछे छोड़ देना चाहिए। अब तीसरे एलिमेंट की तरफ आते हैं कि अगर ऐसी कोई बहस मुबाहिसा हो जाए, कोई बड़ा आर्ग्यूमेंट हो जाए, तो कैन थिंग्स गो बैक टू द टाइम जैसे कि प्री आर्ग्यूमेंट थे, या ये ऐसा रिश्ते में एक बाल लेके आ जाएगा, एक ऐसी दरार लेके आ जाएगा जो आप कभी नहीं जोड़ सकते? ये एक सवाल है। और ख़ास तौर पे अगर कुछ अरसे लाताल्लुक़ रहने के बाद 1 साल 2 साल रिश्तेदार अगर किसी खुशी या गम के मौके पर एक साथ आके बैठ जाते हैं तो क्या अपने रिश्तों को इस्तवार करना आसान होता है? उसके लिए क्या एफ़र्ट करनी चाहिए? इसी तरह हस्बैंड एंड वाइफ के रिश्ते में अगर देखा जाए तो जैसे सेपरेशन लोग कर लेते हैं, तलाक़ नहीं होती लेकिन थोड़ा सा पॉज लेते हैं और दोबारा फिर रुजू करते हैं, तो क्या रीस्टार्ट किया जा सकता है, रीसेट किया जा सकता है ताल्लुकात को आफ्टर अ बिग फाइट? सबसे पहले ये सवाल मैं अलिशबा के पास लेके जाऊंगी। अलिशबा, अज़दवाजी ज़िंदगी से शुरू करते हैं कि क्या हस्बैंड एंड वाइफ अगर अपने डिफरेंसेस पे एक पॉज ले लें, सेपरेशन ले लें, उसके बाद वो उसको रीसेट कर सकते हैं अपने रिश्ते को? डिपेंड करते हैं कि देखिए आपने बाउंड्रीज़ कहाँ तक सेट की हुई हैं। ट्रस्ट इतने सालों में बिल्ड होता है, ट्रस्ट अक्सर लोगों का टूट जाता है। जहाँ तक आप देखिए हर इंसान के अपने ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी बाउंड्री कहाँ पे सेट है। अगर तो आप और सेक्रीफाइस कर सकते हैं, आपको लगता है कि रिलेशन चल सकता है, तो डेफिनेटली आई थिंक हमारे रिलीजियस पॉइंट से भी, कल्चरल पॉइंट से भी उसको दोबारा ठीक करना चाहिए। फॉरगिविंग नेचर होनी चाहिए इंसान की। बट अगर आपकी एक बाउंड्री क्रॉस हो गई है और आप ट्रस्ट दोबारा नहीं कर सकते और आपको पता है कि ये चीज़ दोबारा बुरे की तरफ ही जाएगी। अच्छा, तो कई लोग एक बड़ा मशहूर मुहावरा कहते हैं और ये मैं फिर बाकी अपने मेहमानों के पास आना चाहूँगी अलिशबा, कि फॉरगिव बट डोंट फॉरगेट। हम अक्सर कह रहे होते हैं ना, फॉरगिव एंड फॉरगेट, आगे बढ़ो। तो क्या ऐसा मुमकिन है कि हम माफ़ तो कर दें लेकिन अपने जहन में रखें? क्योंकि देखिए जो ये फ्रिक्शन के माहौल होते हैं ना, जैसे अभी वजाहत भी बात कर रहे थे, इससे इंसान की फितरत, उसकी असलियत और उसके अंदर जो पनप रहा है वो बाहर निकल कर आता है। बेशक वो गुस्से और जज्बाती तरीके से निकले, लेकिन आपको कई हद तक उसकी सोच का अंदाज़ा होता है। आपको ये पता चल सकता है कि उसका ज़र्फ़ कैसा है, वो किस हद तक जा सकता है। तो वजाहत, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग ने या एक आर्ग्यूमेंट ने आपके सामने रखी है, शुड वी फॉरगिव एंड फॉरगेट या शुड वी ओनली फॉरगिव बट नेवर फॉरगेट? पीछे से सवाल को मैं कंटिन्यू करता हूँ। जो मियाँ बीवी का रिश्ता है ना, अगर ये सेपरेशन मुझे डिवोर्स से ज़्यादा ख़तरनाक लगता है। अच्छा। कि जब आप सेपरेट होते हैं, एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, 2-4 महीने में आप नए लोगों को अपना रिश्ता बना लेते हैं, दोस्त है, कुछ लोग हैं, तो इतनी ज़्यादा मट्टी ऊपर चढ़ती जाती है कि वो आपका रिश्ता नीचे दफन हो जाता है। उसके बाद दोबारा से आते हैं तो उसमें ज़बरदस्ती का एलिमेंट तो बहुत हो सकता है, लेकिन दिल से आना बड़ा मुश्किल होता है। okay. तो सेपरेशन अगर कभी करे भी ना कोई, तो महीने 2 महीने से ज़्यादा ना करे और इसमें फ़ैसला कर ले। 8-8 महीने की सेपरेशन के बाद वापस आने का मुझे नहीं लगता कि कोई फ़ायदा है, कोई रास्ता है। दूसरा ये कि एक आदमी अगर ये सोचता है कि मैं इसको फॉरगेट कर देता हूँ और मैं नई ज़िंदगी दोबारा बनाता हूँ, तो लोग उसको बेवकूफ़ भी कहते हैं। और अमूमन हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं वो दोबारा से वैसा ही रंग का धोखा दोबारा खा लेते हैं। जो चीज़ होती है माफ़ करके दोबारा अपनी लाइफ को स्टार्ट करते हैं और 3 महीने के बाद वो फिर उसी चीज़ पर रो रहे होते हैं कि हम तो दोबारा हमारे साथ ये हो रहा है। तो आपको लगता है कि कई ऐसे इंसिडेंट्स सिर्फ और सिर्फ ज़ाहिरी गुस्सा नहीं बल्कि एक इंसान की फितरत को भी एक्सपोज करते हैं, और वो इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है कि अगर आप उसको इग्नोर करेंगे तो फिर आप अपना ही नुकसान करेंगे। बिल्कुल, देखो किताबें मुझे लगता है अब चेंज हो जानी चाहिए। 8-10 साल पुरानी जो सबक था वो आप माहौल के लिहाज से बदल गया है कि अब हम भूल नहीं सकते कोई चीज़। फॉरगिव करना आपके लिए अच्छा है, लेकिन अगर आप फॉरगेट कर देंगे तो फिर आप दोबारा उसी तरीके से रवैये लेके जाएंगे ना उसके साथ। और हम डॉक्टर्स कहते हैं कि आप अपने रवैये में चेंज लाएं दूसरे को चेंज करने के लिए। अच्छा, लेकिन इसको जूम आउट करते हैं। नादिया, ये सवाल आपके पास लेके आती हूँ। माशरती तौर पे जैसे सफ़ारती ताल्लुकात में कहा जाता है कि दे नो परमानेंट एनिमीज़, दे नो परमानेंट फ्रेंडशिप्स। यूरोप ने सदियों तक एक दूसरे से जंगें लड़ी, हज़ारों लोग कत्ल हुए और उसके बाद उन्होंने एक तहिया कर लिया कि अब नहीं, एंड नाउ दे हैव एक्चुअली बिकम अ यूरोपियन यूनियन ब्लॉक।
तो उन्होंने आपको करके दिखाया ना कि पॉसिबल भी तो है कि पुरानी तलखियाँ चीज़ें जहाँ ये नस्ली तासुब मौजूद होता था, फ्रेंच जर्मन को अपने से कमतर समझते थे, ब्रिटिश अपने आप को सबसे सुपीरियर समझते थे, वो उसको बालाए ताक रख सकते हैं। तो हम अपने ख़ानदानों में, कबीलों में और ऑर्गेनाइजेशंस की जो फ्रेंडशिप्स और एनिमोसिटी है उसको इतना परमानेंट बना के क्यों बैठे हुए हैं? हज़रत अली का कॉल इस पे मुझे एक याद आ रहा है कि अगर किसी को तुम्हारे ऊपर इतना गुमान है, इतनी मोहब्बत, इतना मान है कि वो नाराज़ होगा और तुम उसे मना लोगे, तो तुम उसको मना लो और थोड़ा सा झुक जाओ। तो बहुत सारे रिलेशन में मुझे ऐसा लगता है कि आप अपना 100% दे दो। शायद सामने वाला किसी सिचुएशन में ऐसा हो या उसको ये गुमान हो, ये मोहब्बत हो उसकी कि आप आ जाओगे, आप उसे मना के वापस ले आओगे, अपने उस रिलेशन को सही कर लोगे, तो आप अपना 100% कोशिश करो देने की। अच्छा, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग दैट यू ब्रिंग दैट अप। कभी कभार ये हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में सेपरेशन ना सही, लेकिन ये रूठना मनाना इसीलिए होता है कि रूठ के अगर मैके चली गई है तो एक्सपेक्ट करती है कि कॉल करो, एफर्ट करो, फूल भेजो, व्हाटएवर, डू समथिंग। पूरा ट्रैप होता है भाई, उस पे तो जाना चाहिए। अगर लड़की आपसे रूठ के जाए तो आप पे फर्ज बनता है कि आप उसको मनाएं, चाहे वो बोले कि मेरे पीछे ना आना। हाँ। ये भी एक ये फराइज में शामिल होता है। इसका मतलब है कि पीछे जा। एग्जैक्टली, वहाँ पे ताल्लुक बचाओ, ताल्लुक बचाओ मुहिम चल रही है। वहाँ पे बचाना चाहिए, क्योंकि देखिए चाहे दोस्त हो या मियाँ बीवी का रिश्ता हो या जो भी आपके कोई ऑफिस कलीग्स हैं, हो सकता है वही अगेन वही उनका अच्छा, वेरी क्विकली देन आई हैव टू पुट दिस इन। हमारे यहाँ माशरे में जो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी सिखाई जाती है, तो हमारे तो लोग कहते हैं भाई एक दफ़ा फैसला कर लिया, एक दफ़ा कमिटमेंट कर लूँ तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता, बस ख़त्म तो ख़त्म। ये वाले जो मैसेजेस हम दे रहे हैं, एक तरफ आप कह रहे हैं कि लड़की अगर रूठ जाए या बीवी अगर रूठ जाए तो मनाना ज़रूरी है, लेकिन मर्दों को तो उनकी शान बताई जा रही है कि भाई अगर तुम झुक गए या तुमने मना लिया या तुम उसके पीछे गए तो तुम तो जन मुरीद हो, फिर क्या करे वो? मुझसे पूछता आप बता दें, आप बता दें। देखिए, अगर ये बात आप उस आदमी की बहनों पे भी फॉर्मूला रखें तो बहनें अगर नाराज़ होंगी तो भाई तो कभी नहीं मनाएगा। हाँ। अगर माँ नाराज़ होगी तो बेटा कभी नहीं मनाएगा। तो ये फॉर्मूला यूनिफॉर्मिटी की बेस पे होना चाहिए। हाँ। कि अगर आपकी बीवी, मंगेतर या कोई लव्ड वन है, अगर आपसे नाराज़ होता है और बड़ा मासूमाना नाराज़ होता है, तो मुझे लगता है कि ये रिश्ता मजबूत करने का टाइम है। बिल्कुल सही। अपनी मर्दानगी और अपना जोश और जलाल आप साइड में रखें, और एक अदर साइड भी होती है ना आदमी की, थोड़ा सा क्यूट होता है, वो नजर नहीं आता, सॉफ्टर साइड जो जी बिल्कुल, तो वो साइड आपको कभी कभी दिखानी चाहिए। अच्छा, ये सॉफ्टर साइड अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो पेरेंट्स हैं, अथॉरिटी फिगर्स हैं या जो बुजुर्ग हैं, वो भी नहीं दिखाते। कई दफ़ा हम ये समझते हैं कि अगर कोई बात नाचाकी की हो भी गई है तो सिर्फ जो छोटा है उस पर फ़र्ज़ है कि वो सॉरी बोले और वो चीज़ों को सही करे। अलिश भाई, ये सवाल मैं आपके पास लेके आऊँगी कि हमारे यहाँ बड़े अपनी हद तक की इज़्ज़त क्यों समझते हैं अगर वो पहल कर दें किसी ताल्लुक़ को दोबारा बचाने के लिए? हमारे यहाँ तो ब्राउन हाउस होल्ड, इस पर कितनी सारी रील्स बनी हैं कि अम्मी का सॉरी बोलने का अंदाज़ ये है कि वो कहेंगी तुम्हारी पसंद का खाना बनाए, बस आ जाओ बाहर। मुँह से अल्फाज ये अदा नहीं होते, क्या करें? बिल्कुल बिल्कुल। और जो मैस्कुलिनिटी है, अभी देखिए हमारे जो फादर्स अगर कभी नाराज़ हो जाएं तो घर में आपका फेवरेट फल ले आएंगे। हाँ। या शाम को आपको डिनर पे ले जाएंगे, बट हम लोग एक्सप्रेसिव नहीं है, हम एज अ सोसाइटी बिल्कुल भी एक्सप्रेसिव नहीं है। एंड आई थिंक ये मैस्कुलिनिटी का जो एक बड़ा हमारा डिफ़िकल्ट ट्रेट है। बट आई थिंक सिद्रा, यहाँ पे मैं एक बात कहूँगी कि हमारी जो यंगर जनरेशन है, मिलेनियल्स और जेन ज़ी, उन्होंने ट्रेंड बहुत चेंज किया है। बिल्कुल सही। अब इवन आप अगर मेल्स में भी देखें तो बच्चे, इवन मेरे स्टूडेंट्स हैं, बहुत अच्छे, उनकी बड़ी नर्चरिंग नेचर है, बड़ी केयरिंग नेचर है। तो आई थिंक सोसाइटी हमारी अच्छे पाथ पे जा रही है यहाँ पे। बिल्कुल सही। एंड आई थिंक वी शुड गिव क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू। थैंक यू सो मच अलिशबा, डॉक्टर वजाहत एंड नादिया फॉर बीइंग हियर विद अस। हमने बड़ी अच्छी गुफ्तगू आज की और यकीनन इससे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला कि आप कॉम्प्रोमाइज़ बेशक करें, ताल्लुक़ इम्पॉर्टेंट होता है, डिसएग्रीमेंट्स हर रिश्ते के अंदर बीच में आ सकते हैं, लेकिन उसको फिर आपने नर्चर कैसे करना है, उसको, उस पौधे को पानी कैसे देना है, उसकी जो ड्यू डिलिजेंस है वो कैसे करनी है, ये सिचुएशन टू सिचुएशन वैरी करेगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। खुदा हाफ़िज़।